पहाड़ों के बीच एक सुनसान बंगला था। रात गहरी थी। अंदर दुनिया का वो नेता सो रहा था जिसके एक इशारे पर देशों की सरहदें बदल जाती। तभी कांच के दरवाजे पर एक परछाई हिली। वो कोई इंसान नहीं था, एक जंगली भालू था। भालू दरवाजे को तोड़ने ही वाला था। अंदर राष्ट्रपति बेखबर सो रहे थे, लेकिन दरवाजे के दूसरी तरफ एक बॉडीगार्ड जाग रहा था। उसने भालू की आंखों में देखा, घबराया नहीं, अपनी सर्विस पिस्तौल निकाली, दरवाजा खोला और पूरी की पूरी मैगजीन खाली कर दी। लेकिन एक भी गोली भालू के सीने पर नहीं मारी, सारी गोलियां उसके पैरों के पास जमीन पर दागी गई। जानवर समझदार था, इशारा समझ गया और भाग गया। राष्ट्रपति की नींद खराब नहीं हुई और इस बॉडीगार्ड का नाम था अलेक्सी ड्यूमिन। लेकिन आज की तारीख में वो रूस के सबसे ताकतवर लोगों में से एक है। ये किस्सा सिर्फ बहादुरी का नहीं है, ये उस सवाल का जवाब है जो अक्सर रशियन मीडिया में पूछा जाता है, कतो मेशायत उबित पुतिना, यानी पुतिन को मारने से कौन रोकता है, या फिर कहिए कि पुतिन की जान कौन बचाता है। नमस्कार, मेरा नाम रिया है और आप खबरगांव देख रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं और ये दौरा आम नहीं है। ये दौरा हो रहा है अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों और संभावित बड़ी डिफेंस डील्स के बीच। पूरी दुनिया की नजरें दिल्ली पर हैं। सुरक्षा के इंतजाम ऐसे होंगे कि परिंदा भी पर ना मार सके। लेकिन पुतिन अपनी सुरक्षा किसी मेजबान देश के भरोसे नहीं छोड़ते। वो अपने साथ एक चलता फिरता किला लेकर चलते हैं। इस किले में सिर्फ बंदूकधारी कमांडो नहीं है, इसमें रसोइये हैं जो जहर जांचते हैं, इसमें साइबर एक्सपर्ट्स हैं जो हवा में बातें पकड़ते हैं, और इसमें वो बॉडीगार्ड्स हैं जो कल रूसी प्रांतों के गवर्नर भी बन सकते हैं। इस वीडियो में हम पुतिन के इसी सुरक्षा तंत्र को डीकोड करेंगे। रात के अंधेरे में एक जंगली भालू का डर तो सिर्फ फिर भी समझा जा सकता है, जानवर है, भूख लगी होगी, आ गया होगा किसी तरह। लेकिन जब खतरा जंगल का जानवर ना होकर खुद इंसान हो तो डर का स्वरूप बदल जाता है। तब आप दरवाजे पर ताला नहीं लगाते, आप पूरा का पूरा सिस्टम ही बदल डालते हैं। व्लादिमीर पुतिन जब भारत आए तो आप टीवी पर उनकी चमचमाती काली लिमोजिन देखेंगे। आप देखेंगे काले चश्मे लगाए हुए वो मुस्तैद कमांडोज जो गाड़ी के साथ दौड़ रहे होंगे। लेकिन यकीन मानिए, जो आपको दिख रहा है वो पुतिन की सुरक्षा का शायद 1% भी नहीं है। असली खेल तो वो है जो दिखाई नहीं देता, और यही इनविजिबल सुरक्षा चक्र है जिसे भेदना तो दूर, समझना भी दुनिया की बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसियों के लिए नामुमकिन सा हो गया है। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इतिहास के उस पन्ने पर जहां इस डर की नींव पड़ी थी। रूस में सत्ता और डर का चोरी दामन का साथ रहा है। बात 1881 की है। रूस के जार अलेक्जेंडर द्वितीय अपनी बग्गी में शाही अंदाज में निकल रहे थे। उन्हें लगा था कि वो भगवान की परछाई है और उन्हें कौन छू सकता है। लेकिन एक धमाका हुआ और रूस का सबसे ताकतवर आदमी सड़क पर तड़प रहा था। उनकी हत्या कर दी गई। इस घटना ने उनके बेटे जार अलेक्जेंडर तृतीय को अंदर तक हिला दिया। वो गद्दी पर तो बैठे, लेकिन एक भयानक डर के साथ। उन्हें लगने लगा कि महल की ऊंची दीवारें भी उन्हें बचा नहीं पाएंगी। अपने ही रसोइये, अपने ही दरबारी सब संदिग्ध लगने लगे। इसी डर में उन्होंने एक खास फैसला लिया, एक ऐसी सुरक्षा यूनिट बनाने का जिसका काम सिर्फ और सिर्फ राजा के शरीर की रक्षा करना हो। यहीं से जन्म हुआ उस परंपरा का जो एक संस्था के रूप में ढली और जिसे आज FSO यानी कि फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस के नाम से जाना जाता है। आज जब हम पुतिन की बात करते हैं तो हम उसी जार वाली मानसिकता को 21वीं सदी में देख रहे होते हैं। पुतिन जानते हैं कि वो सिर्फ एक राष्ट्रपति नहीं है, वो एक ऐसा सिस्टम चला रहे हैं जिसके केंद्र में सिर्फ वो अकेले खड़े हैं। अगर वो गिरे तो पूरा रूस ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। इसलिए उनकी सुरक्षा का पहला नियम है प्रेडिक्टेबिलिटी इज डेथ। पुतिन का मूवमेंट यानी उनका एक जगह से दूसरी जगह जाना दुनिया का सबसे जटिल मिलिट्री ऑपरेशन होता है। अक्सर जब किसी देश का राष्ट्रपति यात्रा करता है तो सबसे ज्यादा चर्चा उसके हवाई जहाज की होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति के एयरफोर्स 1 के बारे में हॉलीवुड ने ना जाने कितनी फिल्में बना दी हैं, लेकिन पुतिन का हवाई जहाज का सफर थोड़ा अलग होता है। जब वो आसमान में होते हैं तो वो सिर्फ एक प्लेन में नहीं होते, वो एक उड़ते हुए किले में होते हैं, एक फ्लाइंग क्रेमलिन। हालांकि यहाँ एक पेच है, रशियन सुरक्षा एजेंसी FSO को रडार से नफरत है। उन्हें मालूम है कि आसमान में उड़ती हुई कोई भी चीज, चाहे वो कितनी भी सुरक्षित क्यों ना हो, रडार की पकड़ में आ ही जाती है। दुनिया भर की फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट्स भी बता सकती हैं कि कौन सा प्लेन कहाँ उड़ रहा है। एक पूर्व जासूस होने के नाते पुतिन को ये विजिबिलिटी पसंद नहीं है। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब वो प्लेन से ज्यादा ट्रेन पर भरोसा करते हैं। लेकिन ये वो ट्रेन नहीं है जिसमें आप और हम सफर करते हैं। पुतिन जैसे चलते हैं वो एक घोस्ट ट्रेन है, यानी कि दिखने में एकदम नॉर्मल, साधारण,
इस ट्रेन के पहियों को इस तरह बनाया गया है कि वो भारी से भारी वजन उठा सके। ट्रेन की दीवारें बख्तरबंद यानी कि आर्मर से बनी है। इस ट्रेन के ऊपर जो एंटीना लगा है वो किसी भी सैटेलाइट सिग्नल को पकड़ सकते हैं। ये ट्रेन एक चलता फिरता बंकर है। ट्रेन से चलने की वजह यह है कि एक हवाई जहाज को आप ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन एक ट्रेन जो हजारों किलोमीटर लंबे रशियन रेलवे नेटवर्क पर कहीं भी हो सकती है, उसे ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। ये ट्रेन बिना किसी शेड्यूल के चलती है। इसे कहाँ रुकना है ये सिर्फ चंद लोगों को पता होता है। और जब ये ट्रेन चलती है या फिर जब पुतिन का काफिला चलता है तो उसके साथ एक और दिलचस्प चीज होती है जिसे स्पेशल यूज लोकेशंस कहते हैं। पुतिन जब भारत आएंगे तो वो किसी होटल में रुकेंगे, लेकिन जिस पल वो उस होटल में कदम रखेंगे वो होटल नहीं रहेगा। एफएसओ के एजेंट्स उसे एक अस्थायी किले में बदल देंगे। रशियन सुरक्षा प्रोटोकॉल के मुताबिक राष्ट्रपति जहां भी सांस लेते हैं उस हवा की भी जांच होनी चाहिए, और ये मजाक नहीं है। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट ये बताती है कि एफएसओ का काम सिर्फ बुलेट रोकना नहीं है, इनका दायरा बहुत बड़ा है। ये लोग होटल के रसोइयों को हटाकर अपने रसोइये तैनात कर सकते हैं, कमरे के हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चेक करते हैं, खिड़कियों के कांच बदल दिए जाते हैं, यहाँ तक कि जिस कुर्सी पर राष्ट्रपति बैठेंगे उसे भी कई बार स्कैन किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि इतना सब कुछ कौन करता है? वो कौन लोग हैं जो इस परछाई की तरह पुतिन के साथ चिपके रहते हैं? यहाँ पर कहानी में कुछ किरदार आते हैं। वो बॉडीगार्ड जिन्हें क्रेमलिन के गलियारों में द मस्कीटर्स कहा जाता है। एक बॉडीगार्ड का काम क्या होता है? धूप में काला चश्मा लगाकर पीछे खड़े रहना या फिर भीड़ को धक्का देना? नहीं, कम से कम पुतिन के रूस में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रूस में एक शब्द बहुत चलता है, दोस्तूप कतेलू। इसका मतलब है एक्सेस टू द बॉडी। रूस की राजनीति में ये माना जाता है कि जो पुतिन के साथ एक कमरे में खड़ा हो सकता है वही असली ताकतवर इंसान है। एक मंत्री को पुतिन से मिलने के लिए शायद हफ्तों इंतजार करना पड़े, अपॉइंटमेंट लेना पड़े, लेकिन एक बॉडीगार्ड वो तो उनके साथ ही जागता है, उनके साथ ही सफर करता है। ये बॉडीगार्ड पुतिन के सफर के साथी होते हैं। जब पुतिन अपनी यॉट पर समंदर के बीच होते हैं तो यही गार्ड्स उनके साथ होते हैं। जब वो पहाड़ों पर अपने बंगलों में होते हैं तो यही गार्ड्स उनके रसोइये बन जाते हैं। इतिहास गवाह है कि दुनिया के तमाम बड़े तानाशाहों को बंदूक की गोली से ज्यादा डर खाने की प्लेट से लगता है। जहर एक ऐसा हथियार जिसकी कोई आवाज नहीं होती। इसलिए एफएसओ के एजेंट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा किचन संभालता है। वो खाना बनाते हैं, उसे चखते हैं और फिर परोसते हैं। ये जो प्रॉक्सिमिटी है ये इन गार्ड्स को और भी ज्यादा खास बना देती है। ये गार्ड्स धीरे धीरे पुतिन के परिवार जैसे हो जाते हैं। पुराने किस्से बताते हैं कि स्टालिन का बॉडीगार्ड निकोलाई व्लासिक स्टालिन के इतने करीब थे कि वो स्टालिन के बच्चों को भी पालता था, उनकी देखरेख करता था। बोरिस येल्त्सिन का बॉडीगार्ड अलेक्जेंडर कोरझाकोव उनका ड्रिंकिंग बडी बन गया था। दोनों साथ बैठकर कॉन्यक की बोतलें खाली करते थे। पुतिन के साथ भी कुछ ऐसा ही है। उनके जो सबसे खास गार्ड्स हैं वो उनके साथ आइस हॉकी खेलते हैं। गोली से इंसान मरता है, लेकिन गलत खबर से पूरा साम्राज्य मर जाता है। हमने बात की शरीर की सुरक्षा की, प्लेन की, ट्रेन की, खाने की प्लेट की, लेकिन 21वीं सदी में युद्ध का तरीका बदल चुका है। आज का सबसे घातक हथियार कोई स्नाइपर राइफल नहीं है बल्कि डेटा है। और व्लादिमीर पुतिन जो खुद एक पूर्व जासूस रहे हैं, इस बात को दुनिया के किसी भी दूसरे नेता से बेहतर समझते हैं। यहीं पर एंट्री होती है पुतिन की सुरक्षा के उस पहलू की जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। पुतिन की एफएसओ यानी कि फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस का एक हिस्सा द सेकेंड डायरेक्टरेट। ये यूनिट पुतिन के दिमाग की रक्षक है। सेकेंड डायरेक्टरेट का काम सरकारी कम्युनिकेशंस की रक्षा करना है, यानी राष्ट्रपति किस फोन से बात कर रहे हैं, किस लाइन पर बात कर रहे हैं, उस लाइन को सुरक्षित रखना इनका काम है। सुनने में ये एक टेक्निकल काम लगता है, लेकिन सेकेंड डायरेक्टरेट के पास रूस के एलीट वर्ग की हर सीक्रेट बातचीत की चाबी है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ अब आता है। अब एक तानाशाह को सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? दुश्मन की मिसाइल से नहीं, उसे डर लगता है अपनी ही जनता से। उसे डर लगता है कि कहीं उसके अपने मंत्री उसे झूठ तो नहीं बोल रहे। अक्सर ऐसा होता है कि राजा अपने महल में कैद हो जाता है और दरबारी उसे वही बताते हैं जो वो सुनना चाहता है, सब चंगा सी। लेकिन पुतिन इस येस मैन कल्चर के खतरे को जानते हैं और उन्हें ज़मीनी हकीकत जाननी होती है। और ये ज़मीनी हकीकत पता करने के लिए वो मीडिया पर भरोसा नहीं करते, वो अपनी खुफिया एजेंसी एफएसबी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। वो भरोसा करते हैं अपने एफएसओ पर। पुतिन के ही ये बॉडीगार्ड्स बाकायदा जनमत सर्वेक्षण करवाते हैं, जैसे चुनाव के समय न्यूज़ चैनल वाले करवाते हैं। लेकिन एफएसओ के पोल्स टीवी पर नहीं दिखाए जाते, ये सीधे पुतिन की टेबल पर जाते हैं। ये गार्ड्स पुतिन को बताते हैं कि फलानी जगह पर जनता नाराज है या फिर उस गवर्नर के खिलाफ माहौल बन रहा है। एफएसओ बाकायदा राष्ट्रपति के लिए इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स तैयार करती है। यहाँ तक कि पुतिन की नई सामाजिक और आर्थिक नीतियों का प्लान हो रहा है या नहीं, इसे ट्रैक करने का काम भी इन्हीं गार्ड्स को दिया गया है।
इस सिस्टम की ताकत का अंदाजा लगाइए। एक तरफ ये लोग पुतिन का खाना चख रहे हैं, दूसरी तरफ ये उनकी न्यूक्लियर ब्रीफकेस संभाल रहे हैं और तीसरी तरफ यही तय कर रहे हैं कि पुतिन तक कौन सी खबर पहुंचेगी और कौन सी नहीं। ये एफएसओ को रूस की सबसे ताकतवर एजेंसी बनाती है। कुछ एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक कहते हैं कि एफएसओ में एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी है। उन्हें लगता है कि वो बाकी सभी सुरक्षा एजेंसी, यहाँ तक कि खूंखार एफएसबी से भी ऊपर है, क्योंकि उनके पास वो जादुई चीज़ है जिसका जिक्र हमने पहले किया था, दोस्तुप के तेलू, यानी कि शरीर तक पहुंच। क्रेमलिन के गलियारों में इन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कुछ लोग इन्हें प्रेटोरियन गार्ड कहते हैं। इतिहास में प्रेटोरियन गार्ड वो रोमन रक्षक थे जो राजा को गद्दी पर बिठाते भी थे और मार भी देते थे। लेकिन एफएसओ वाले खुद को एक ज्यादा रोमानी नाम से बुलाना पसंद करते हैं, मस्कीटियर्स। इन मस्कीटियर्स के पास पुतिन तक पहुंच है, लेकिन जब आपके पास इतनी बेहिसाब ताकत हो तो भ्रष्टाचार का दीमक लगना तय है। वफादारी की भी एक कीमत होती है और पुतिन के रूस में ये कीमत बहुत ऊंची है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने जब एफएसओ की परतों को उधेड़ा तो उन्हें चौंकाने वाली जानकारियां मिली। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन मस्कीटियर्स के एक छोटे से समूह में मॉस्को के सबसे पॉश इलाकों में बेशकीमती जमीनें और रियल एस्टेट अपने नाम करवा ली हैं। और कीमत क्या चुकाई? ये एक अघोषित समझौता है। तुम मेरी जान बचाओ, मैं तुम्हें राजाओं वाली जिंदगी दूंगा। एफएसओ के पूर्व चीफ येवगेनी मुरोव, जिन्होंने सालों तक इस एजेंसी को चलाया, उनके दौर में एफएसओ के लोगों ने खूब संपत्ति बनाई। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक एलीट ग्रुप में शामिल होने जैसा है। सवाल ये है कि एलीट ग्रुप तैयार कैसे हुआ? इसे जानने के लिए एक पुरानी कहावत को समझना पड़ेगा, जो कि है, जार दयालु है लेकिन उसके दरबारी नहीं। अब तक हमने पुतिन के किले की दीवारें, उनकी बख्तरबख्त ट्रेन और जासूस रसोइयों की बात की, लेकिन दीवारें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, आखिर में सिस्टम इंसानों से ही चलता है। और व्लादिमीर पुतिन के लिए सबसे बड़ी पहेली यही रही है कि किस पर भरोसा किया जाए। पिछले एक दशक में क्रेमलिन में एक बहुत बड़ा सोशल एक्सपेरिमेंट हुआ है, एक ऐसा प्रयोग जिसने रूस की राजनीति को पूरी तरह बदल कर रख दिया। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा फिर से फ्लैशबैक में जाना होगा। सोवियत यूनियन के ज़माने में नेता बनाने की एक फैक्ट्री हुआ करती थी और उसे कहते थे कम्युनिस्ट पार्टी और कॉम्सोमोल। कॉम्सोमोल यानी पार्टी की यूथ विंग। जो युवा तेज तरार होते थे उन्हें वहाँ रगड़ा जाता था, तैयार किया जाता था और फिर दशकों के बाद वो ऊपर के पदों पर पहुंचते थे। एक सिस्टम था, एक प्रोसेस बनाया गया था। लेकिन 1991 में सोवियत संघ बिखर गया और वो सिस्टम ही मर गया। जब पुतिन सत्ता में आए तो उनके सामने एक वैक्यूम था, खालीपन था। काम करने वाले लोग कहाँ से लाए? शुरू में उन्होंने टेक्नोक्रेट्स की फौज खड़ी की। ये वो पढ़े लिखे चश्मा लगाने वाले एक्सपर्ट्स थे जो फाइलें पढ़ सकते थे, इकोनॉमी समझ सकते थे। लेकिन पुतिन को इन किताबी कीड़ों पर कभी पूरा भरोसा नहीं हुआ। पुतिन एक जासूस रहे हैं, उनकी फितरत है शक करना। उन्हें लगता था कि ये टेक्नोक्रेट्स संकट के समय दगा दे सकते हैं, इसलिए उन्हें वो लोग चाहिए थे जो उनकी आंख के इशारे को समझे। और करीब 2 दशक सत्ता में रहने के बाद पुतिन को यह एहसास हुआ कि वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित उन्हीं लोगों के बीच महसूस करते हैं जो रोज़ उनके साथ उठते बैठते हैं, उनके ही बॉडीगार्ड्स। साल 2016 वो साल था जब ये बदलाव खुलकर सामने आया। पुतिन ने अपने पर्सनल गार्ड्स में से 4 लोगों को चुना और उन्हें रूस के अलग अलग राज्यों का गवर्नर बना दिया। सबसे दिलचस्प किस्सा है विक्टर जोलोतोव का। जोलोतोव पुतिन के पुराने बॉडीगार्ड रहे हैं। पुतिन ने उन्हें अपनी नई बनाई गई नेशनल गार्ड का चीफ बना दिया है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन सियासत में चमड़ी मोटी होनी चाहिए, जो जोलोतोव की नहीं थी। 2018 में रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नवलिनी ने जोलोतोव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। एक मंझे हुए राजनेता ने शायद जांच के आदेश दिए होते या चुप्पी साध ली होती, लेकिन जोलोतोव का ईगो हर्ट हो गया। उन्होंने एक वीडियो जारी कर दिया, बाकायदा वर्दी में, और उस वीडियो में उन्होंने नवलिनी को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, तुम रिंग में आओ, मैं तुम्हारा कीमा बना दूंगा। ये 21वीं सदी थी, 18वीं सदी नहीं। ये इंटरनेट पर वीडियो वायरल हो गया, लोग हंसने लगे। जोलोतोव एक खूंखार जनरल से एक मीम बनकर रह गए। एक और उदाहरण है येवगेनी जिनीचेव का। पुतिन ने अपने इस पूर्व बॉडीगार्ड को कालिनिनग्राद जैसे महत्वपूर्ण रणनीतिक इलाके का गवर्नर बनाया, लेकिन जिनीचेव पब्लिक लाइफ के दबाव को झेल नहीं पाए। वो प्रेस से बात करने में कतराते थे। नतीजा, वो 2 महीने भी नहीं टिक पाए। 2 महीने के अंदर उनका दम फूल गया और उन्हें हटाकर इमरजेंसी सर्विसेज में भेजना पड़ा। एक और बॉडीगार्ड जिसे गवर्नर बनाया गया था, उसने 10 महीने से कम समय में इस्तीफा दे दिया। ये घटनाएं बताती हैं कि वफादारी और योग्यता 2 अलग अलग चीजें हैं। आप किसी को जबरदस्ती नेता नहीं बना सकते, लेकिन हर बॉडीगार्ड अनाड़ी नहीं होता। इस भीड़ में एक चेहरा ऐसा भी है जो पुतिन की उम्मीदों पर खरा उतरा है और जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, भालू को भगाने वाले एलेक्सी ड्यूमिन। ड्यूमिन बाकी बॉडीगार्ड से अलग हैं। वो सिर्फ दरवाजा नहीं खोलते थे। 2014 में जब रूस ने यूक्रेन से क्रीमिया छीना तो उस पूरे सीक्रेट ऑपरेशन को ग्राउंड पर लीड करने वाले
ड्यूमिन ही थे। उन्होंने वहां अपनी काबिलियत साबित की। इसके बाद पुतिन ने उन्हें तुला रीजन का गवर्नर बनाया। तुला रूस का हथियार बनाने वाला केंद्र है और ड्यूमिन वहां टिके रहे। उन्होंने खुद को एक गंभीर प्लेयर के तौर पर स्थापित किया। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ड्यूमिन के पास वो सब कुछ है जो पुतिन को चाहिए। वो वफादार हैं, वो मिलिट्री ऑपरेशन चला सकते हैं, वो प्रशासन चला सकते हैं और सबसे बड़ी बात, वो पुतिन के साथ आइस हॉकी खेलते हैं। क्रेमलिन में दबी जुबान में चर्चा होती है कि क्या ड्यूमिन ही पुतिन के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। ड्यूमिन ने खुद एक इंटरव्यू में अपनी वफादारी का सबूत दिया था। उन्होंने कहा था, आज तक ऐसा कोई वक्त नहीं आया जब उन्होंने यानी कि पुतिन ने मुझे कोई टास्क दिया हो और मैंने ना कहा हो। ये ना कहने की आदत ही इन मस्कीटियर्स की सबसे बड़ी ताकत है और शायद सबसे बड़ी कमजोरी भी। व्लादिमीर पुतिन जब भारत की सरजमी पर कदम रखेंगे तो ये सिर्फ एक कूटनीतिक दौरा नहीं होगा। आप खबरों में सुनेंगे कि अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद भारत और रूस डिफेंस डील पर बात कर रहे हैं। आप सुनेंगे कि ट्रेड बढ़ रहा है। ये सब भी जरूरी है, लेकिन जब आप टीवी स्क्रीन पर पुतिन के काफिलों को देख रहे होंगे तब आप इन काली लिमोजिन कारों को देखेंगे, उनके चारों तरफ दौड़ते उन सूट बूट पहने कमांडोज को देखेंगे। तो याद रखिएगा, आप सिर्फ सुरक्षा कर्मियों को नहीं देख रहे, आप रूस के पावर स्ट्रक्चर को अपने सामने देख रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अब रूस चला रहे हैं। पुतिन ने इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करके इंडिविजुअल्स का एक किला खड़ा कर दिया है, एक ऐसा किला जो दोस्तुप के तेलू के सिद्धांत पर टिका है। ये सिस्टम पुतिन को अभेद बनाता है, सुरक्षित बनाता है। लेकिन इतिहास हमें एक चेतावनी भी देता है। स्टालिन का सबसे वफादार बॉडीगार्ड व्लासिक, जिसने स्टालिन के बच्चों को पाला था, अंत में उसी स्टालिन ने उसे गुलाग की जेल में डाल दिया था। तानाशाही में वफादारी की एक्सपायरी डेट भी होती है और आज पुतिन के ये मस्कीटियर्स उनके साए हैं, उनकी ढाल हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस दिन पुतिन नहीं होंगे उस दिन क्या होगा? क्या ये मस्कीटियर्स एक दूसरे के प्रति भी उतने ही वफादार रहेंगे या फिर बिना राजा के ये रक्षक आपस में ही लड़ मरेंगे? रूस का भविष्य इन्हीं सायों के हाथ में है और फिलहाल ये साए दिल्ली की सड़कों पर उतरे हैं। आपका इस पूरी वीडियो के ऊपर क्या कुछ कहना हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस कहानी को लिखा है हमारे साथी कमल ने। आपका इस वीडियो के ऊपर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरे के पीछे है यार, आप देखते रहिए खबरगांव।